फ्रेंड्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अकाउंट का थ्योरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरिकल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की वीडियो भी डाल रहा हूँ, ये थ्योरिकल की वीडियो आपको ध्यान से सुनना है। ये थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी बहुत अच्छे से तैयार करना है हमको, ठीक है ना। तो जिस तरह से बिजनेस स्टडी का अपना पूरा पेपर आया कोचिंग का, इसी तरह से अकाउंट का भी पूरा पेपर आएगा। आप लोग बस ध्यान से सभी लोग वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास से वीडियो पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे फ़ायदा मिल सके। यूनिट फर्स्ट जो है टोटल 12 नंबर का आता है। 12 में 6 के ऑब्जेक्ट आते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन मार्क्स का आता है। यहां पर आपकी 12 की ही तैयारी हो जाएगी। देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी थ्योरी में आएंगे, आपके जो आएंगे इसी से आएंगे थ्योरी से। 2 नंबर का क्वेश्चन में तो थ्योरिकल आएगा ही, रही बात 4 नंबर, तो 4 नंबर में सवाल भी आएगा। हो सकता है दोनों सवाल आए, हो सकता है एक सवाल एक थ्योरी आए। सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में तैयार करा दिए थे, थ्योरी यहाँ पे तैयार करा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 12 नंबर तुरंत कंप्लीट होंगे आने वाले 5-6 मिनट में। ये टॉपिक है काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन। साझेदारी होती क्या है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात को सुनिए। भैया साझेदारी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो 2-4 लोगों 5-10 लोगों के साथ जब किसी काम को मिलजुल कर किया जाता है वो साझेदारी कहलाती है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सुनिए। जब कम से कम 2 व्यक्ति किसी कानूनी व्यवसाय में अपनी पूंजी, अपनी योग्यता, अपना श्रम, अपना अनुभव लगाते हैं और उस व्यवसाय से फिर जो लाभ या हानि होता है उसको आपस में बांटते हैं, साझेदारी कहलाती है। जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। जब मिनिमम 2 मेंबर किसी लीगल बिजनेस में अपनी कैपिटल, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनरशिप कहलाती है। और जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया। अब क्या पढ़ना है इसका हमें, साझेदारी का मीनिंग के बाद विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, साझेदारी की विशेषताएं इसके मीनिंग में ही छिपी हुई हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या। साझेदारी में भैया कितने सदस्य होना चाहिए, अकेला व्यक्ति साझेदार तो हो नहीं सकता है, तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। अधिकतम सदस्यों की संख्या के संबंध में आपको लिखना क्या है, क्योंकि बहुत सारे अपवाद चलते हैं। तो साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए और अधिक से अधिक 20 सदस्य होना चाहिए। पर यदि साझेदारी हमने ऐसे व्यापारों के लिए बनाई है जो व्यापार बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित है तो वहां पर अधिकतम संख्या 10 होना चाहिए। या आप ये लिख सकते हैं, साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए और अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। वो 20 वाला भी लिख सकते हैं या 50 वाला, कोई भी एक लिखेंगे। नंबर 2, कानूनी व्यवसाय, लीगल बिजनेस। साझेदारी हमेशा उन व्यापारों के लिए की जाती है जो बिजनेस लीगल होते हैं, जिनको करने की अनुमति न्यायालय या कानून प्रोवाइड करता, मतलब ऐसे व्यापार जिनको करने पर पुलिस हमारे पीछे ना आए, ठीक है ना। तो कानूनी व्यापार होना चाहिए। दूसरा हो गया। नंबर 3, लाभ हानि का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। साझेदारी में जो साझेदार होंगे वो होने वाले प्रॉफिट को भी बांटेंगे और होने वाले लॉस को। जैसे अपन 4 लोग साझेदार हैं तो व्यापार है भैया, जो पैसा कमाएंगे वो सभी लोग आपस में बांटेंगे। मान लो कभी हानि हो गई तो सभी लोग मिलकर उसको पूरा भी कर देंगे उसको। तो लाभ हानि का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित उत्तरदायित्व। साझेदारी में जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। असीमित दायित्व से आशा ये होता है कि यदि व्यापार में कहीं से नुकसान होता है तो उस नुकसान को पहले तो व्यापार के पैसों से पूरा किया जाता है और यदि वो व्यापार के पैसों से पूरा नहीं होता तो साझेदार को अपनी निजी संपत्तियों को बेच के पूरा करना पड़ता है। शॉर्ट में, नंबर ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या पहला हो गया। कानूनी व्यवसाय, लीगल बिजनेस, लाभ हानि का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित उत्तरदायित्व। आगे अगला टॉपिक है भैया साझेदारी संलेख। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख क्या होता है, संलेख को अपन ये बोल सकते हैं, साझेदारी संलेख को शुरुआत में, कि जब भी हम आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जो वो काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमारे साथ जितने लोग होते हैं हम उन सबको बैठ के भैया सभी नियम शर्तें तय कर लेते हैं। पहला, कौन भैया व्यापार का मालिक होगा, मतलब व्यापार का निर्णय कौन लेगा, कौन फील्ड का काम करेगा, कौन मार्केटिंग का काम करेगा,
ये सारी बातें पहले से ही तय होती। काम करने के बदले में वेतन कमीशन मिलेगा नहीं, हम आपने जो पैसे लगाए हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, यही तो साझेदारी संलेख है, पार्टनरशिप डीड। पहली बात, साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक, रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। साझेदारी संलेख रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख को बनाना अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, आता है बहुत। क्या साझेदारी संलेख बनाना कंपलसरी अनिवार्य है? बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अब होता क्या है, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य एक लिखित अथवा मौखिक समझौता होता है जिसमें साझेदार साझेदारी से संबंधित सभी बातों को पहले से लिख लेते हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक रिटन और ओरल एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी बातों को पहले से ही नोट कर लेता है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, बनाना कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है। इसके प्रमुख तत्व, मेन कंटेंट्स बोलते हैं, किन किन चीजों से मिलकर पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। तो नंबर 1 इसमें लिखा जाता है साझेदारी का नाम और पता। आपने जो साझेदारी बनाई है उसका क्या नाम है और उसका क्या एड्रेस है। साझेदारी का नाम तय करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसका नाम किसी और साझेदारी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, साझेदारों के नाम और पता, आपने जो साझेदारी बनाई उसमें कौन कौन से साझेदार हैं, उनके क्या क्या नाम और एड्रेस है। तीसरा, पूंजी और उस पर ब्याज, आपने जो साझेदार हैं साझेदारी में वो जो पूंजी लगा रहे हैं उस पर पूंजी पर उनको पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं, ठीक है। चौथा, आहरण पर ब्याज, साझेदारों ने जो व्यापार से माल या जो आहरण निकाला है उस पर ब्याज उनको देना पड़ेगा या नहीं। वेतन और कमीशन, जो साझेदार व्यापार में काम कर रहा है उसको काम करने के बदले में वेतन या कमीशन मिलेगा या नहीं। लाभ हानि का विभाजन, साझेदारी में जो साझेदार है वो लाभ हानि कैसा बांटेंगे ये भी तय करना पड़ेगा, पहले से बराबर बांटेंगे या जिसने जितनी कैपिटल लगाई है पूंजी उस हिसाब से बांटेंगे या पहले से ही कोई अनुपात निश्चित किया है उस अनुपात में। तो कौन कौन से, साझेदारी का नाम व पता, साझेदारों के नाम व पता, पूंजी और उस पर ब्याज, आहरण और उस पर ब्याज, वेतन कमीशन, लाभ हानि का विभाजन। यहाँ पे जो मैंने आपको 2 टॉपिक बोले, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाता। पूंजी पर ब्याज क्या है फर्म के लिए, पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए एक व्यय है, एक्सपेंसेस है। और आहरण पर ब्याज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पर की इनकम है, आय। क्योंकि पूंजी पर ब्याज फर्म साझेदारों को देती है इसलिए व्यय है, और आहरण पर ब्याज साझेदारों से लेती इसलिए आय है। इसके अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या है, जब साझेदारों के मध्य यदि कोई भी समझौता नहीं होता, ना लिखित होता है ना मौखिक, वहां पे कौन से नियम लगाए जाते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो 4 नियम ध्यान रखना है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारों के बीच साझेदारी संलेख नहीं है, तो वहां पर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी फर्म। दूसरा, आहरण पर ब्याज पार्टनर से फर्म लेगी नहीं। तीसरा, साझेदारों को काम करने के बदले में वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। चौथा, साझेदार जो लाभ हानि बांटेंगे वो उनको बराबर ही बांटना पड़ेगा, इक्वल। और एक 5वां एक्स्ट्रा, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण प्रोवाइड कराता है, लोन देता है, तो उस पर उसको 6% पर ईयर इंटरेस्ट मिलता ही है। यहां पर इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छिपे हैं। क्या होता है यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो लाभ हानि कैसा बांटेंगे, बराबर। यदि साझेदार फर्म को ऋण देता है तो कितना % ब्याज मिलता है, 6%। अब अपन को पढ़ना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्थायी और परिवर्तनशील विधि से आशय और अंतर, जैसे ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ये भी नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं ये और ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से क्या आशय और अंतर, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है भैया। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, ऐसी पूंजी जो व्यवसाय में स्थायी रूप से लगा दी जाती है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, स्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। परिवर्तनशील पूंजी ऐसी पूंजी जो व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार, साझेदारी की आवश्यकताओं के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, परिवर्तनशील पूंजी कहलाती है। अंतर क्या है दोनों में, स्थायी पूंजी हमेशा स्थिर होती है, परिवर्तनशील पूंजी आवश्यकता के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। पहला, स्थायी पूंजी का जो शेष होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और परिवर्तनशील पूंजी का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। स्थायी पूंजी विधि से आप जब खाते बनाते हैं तो 2 खाते बनते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता, कैपिटल अकाउंट और करेंट। जबकि परिवर्तनशील विधि से जब आप खाते बनाते हैं तो एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। चौथा,
स्थायी पूंजी खाता विधि में पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री होती है, पूंजी और कुछ नहीं लिखा जाता। जबकि परिवर्तनशील विधि फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है, जो पूंजी खाता बनता है, उसमें पूंजी भी लिखी जाती है, पूंजी पर ब्याज भी लिखा जाता है, वेतन भी लिखा जाता है, कमीशन भी लिखा जाता है, आहरण भी लिखा जाता है, आहरण पर ब्याज आदि चीजों की एंट्री की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हो गए, इससे ही आपका एग्जाम में आ जाएगा। दो तीन चीजें अलग से थोड़ा सा जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, जो नहीं सुनना चाहते हैं बिल्कुल मत सुनिएगा। लाभ की गारंटी क्या होती है? जब किसी साझेदार को अन्य साझेदारों द्वारा एक निश्चित लाभ प्राप्त होने की गारंटी दी जाती है, उसे लाभ की गारंटी कहते हैं। जैसे कि एबीसी 3 पार्टनर है और सी को गारंटी दी कि तुम्हें 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, पर जब प्रॉफिट एंड लॉस बांटा गया तो सी को सिर्फ मिले 8,000 रुपये, सी को 2,000 कम मिले। जो सी को 2,000 कम मिले वो कौन पूरा करेगा? यदि ए ने गारंटी दी है तो ए, बी ने गारंटी दी है तो बी, और ए और बी ने दोनों ने गारंटी दी है तो दोनों पूरा करेंगे। दूसरा, पास्ट एडजस्टमेंट। ये दो क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ जाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट, पूर्व समायोजन क्या होते हैं? जब कभी खातों को बंद करने के बाद साझेदारों को इस बात की जानकारी होती है कि हमसे कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को सही करने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है वो पूर्व समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? पूंजी पर ब्याज देना था, नहीं दिया, या नहीं देना था, दे दिया। वेतन कमीशन देना था, नहीं दिया, या नहीं देना था, दे दिया। आहरण पर ब्याज लेना था, नहीं लिया। ये सारी गलतियां के लिए पास्ट एडजस्टमेंट किया जाता है। चालू खाते का प्रारूप आ जाता है, करंट अकाउंट का फॉर्मेट आ जाता है, तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना दीजिएगा। वो आप लोग देख लेना किताब में, करंट अकाउंट का फॉर्मेट। कई बार बोलता भी ये चालू खाता क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब व्यापार की पूंजी स्थायी होगी, जब व्यापार की कैपिटल फिक्स्ड होगी, उस स्थिति में चालू खाते में ही उसकी एंट्री होती है। चालू खाता उसी स्थिति में बनाया जाता है जब व्यापार की पूंजी स्थायी होती है, क्योंकि स्थायी पूंजी कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी और बाकी चीजों के लिए चालू खाता बनाया जाएगा। यहां पे एक छोटा सा टॉपिक आहरण पर ब्याज पे बात करते हैं। आहरण पर ब्याज का सूत्र सिंपल होते हैं, गुणनफल विधि से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। तो टोटल ब्याज इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। इसका सूत्र देख लेना आप लोग। एक मेथड होता है जब पार्टनर एक निश्चित रकम निश्चित समय के लिए निकालता है, मतलब महीने की शुरुआत में भी निकालता है, वो महीने के बीच में भी निकाल सकता है, या महीने, मतलब जब कोई साझेदार निश्चित रकम निश्चित समय पे निकालता है, हर महीने की 1 तारीख को 1,000 रुपये निकाले, या हर महीने की 15 तारीख को 1,000 निकाले, या हर महीने की 30 तारीख को 1,000 रुपये निकाले। ये यहाँ पर यह ऑब्जेक्टिव में आया था एक बार, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग, जो आपने कुल पैसे निकाले, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। यदि महीने की फर्स्ट डेट को निकालते हो आप तो 6.5 इंटू 12, मिडिल में निकालते हो और एंड में निकालते हो तो 5.5। मतलब आहरण पर ब्याज का क्या सूत्र होगा? कुल आहरण, जैसे हर महीने की 1 तारीख को निकाली तो एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते? 12 महीने, तो 12,000 इंटू जो रेट दी है मान लो 10%, तो गुणा 10 भागे 100 इंटू 6/5 और भाग देंगे 12 से। महीने के शुरुआत में निकालेंगे तो 6.5 से गुणा करेंगे, 12 से भाग, अंत में निकालेंगे तो 6 से गुणा 12 से, अंत में बीच में निकालेंगे तो 6 से गुणा 12 से भाग, अंत में निकालेंगे तो 5.5 से गुणा 12 से भाग। इसके साथ ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब आते हैं अपन सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट के भैया उन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से 6 नंबर का आना है, 3 नंबर के ऑब्जेक्ट आना है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। यहाँ पे थ्योरी भी आज आएगी, तो थ्योरी सुनिए। यहाँ पे एक टॉपिक है ख्याति और साझेदारी का पुनर्गठन। ख्याति क्या होती है? ख्याति से आशय सामान्यतः किसी भी व्यक्ति संस्था के उस नाम या प्रसिद्धि से होते हैं जिसके कारण लोग उसको जानते हैं। टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, सभी को सब लोग जानते हैं। ये क्या है उनकी ख्याति। ख्याति की विशेषताएं क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। नंबर 1, ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ख्याति को देखा और छुआ नहीं जा सकता। दूसरा, ख्याति व्यापार की अन्य संपत्तियों की भांति व्यापार के लाभ को बढ़ाने में सहायता करती हैं। दूसरा, ख्याति में कभी भी डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास नहीं लगता। ख्याति 3 प्रकार की होती है, नेचर ऑफ डॉग, नेचर ऑफ कैट, नेचर ऑफ रैट। तो ख्याति से आशय हो गया आपका। विशेषताएं हो गई। आप पढ़ेंगे प्रकार
प्रगति प्रभावित करने वाले घटक और गणना की विधि। तो ख्याति का मीनिंग हो गया, विशेषताएं होंगी, प्रकार। ख्याति 3 प्रकार की होती है भैया, नेचर ऑफ डॉग, नेचर ऑफ रैट, नेचर ऑफ कैट। कुत्ते की स्वभाव की ख्याति नेचर ऑफ डॉग, ऐसी ख्याति जो व्यापार के मालिक से संबंधित होती है कुत्ते की स्वभाव की ख्याति कहलाती है। ये ख्याति मालिक जहां पे होगा वहां पे ख्याति जाएगी, मालिक के साथ ही ख्याति रहती है। नेचर ऑफ डॉग, मैं यहाँ पे कोचिंग पढ़ाता हूँ तो कोचिंग यहाँ चलेगी, पन्ना नाके में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे जाएगी, बस स्टैंड में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे जाएगी। वो ख्याति जो व्यापार के मालिक के कारण होती है, नेचर ऑफ डॉग। बिल्ली के स्वभाव की, हाँ अच्छा, नेचर ऑफ डॉग से कंपेरिजन क्यों किया गया है? क्योंकि कुत्ते की विशेषता होती है मालिक के प्रति ईमानदार, इस कारण से। नेचर ऑफ कैट, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति ऐसी ख्याति जो स्थान के कारण होती है। बिल्ली को स्थान प्रिय है। बिल्ली एक घर में दूध पीने जाती है, उसको एक दिन दूध मिल जाएगा तो वो 10 दिन लगातार चक्कर लगाएगी, चाहे उसको रोज डंडे पड़े पर जाएगी जरूर वो। तो ऐसी ख्याति जो व्यापार में स्थान के कारण होती है, प्लेस के कारण होती है, मालिक का कोई संबंध नहीं होता, नेचर ऑफ डॉग, नेचर ऑफ कैट कहलाती है। तीसरे चूहे की स्वभाव की ख्याति नेचर ऑफ रैट, ऐसी ख्याति जो व्यापार में चलती फिरती रहती है, ना स्थान के कारण होती है ना मालिक के कारण होती है, नेचर ऑफ रैट कहलाती है। रैट से कंपेरिजन क्यों किया गया तुलना? क्योंकि चूहा क्या होता है? चलता फिरता रहता है। हाँ, तो ख्याति के प्रकार। प्रगति, नेचर क्या है ख्याति के? भैया ख्याति का पहला नेचर है गुडविल इज फिक्स्ड एसेट्स। ख्याति क्या होती है? कि स्थायी संपत्ति होती है। और अमूर्त स्थायी संपत्तियां फिक्स्ड एसेट 2 प्रकार की होती है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो ख्याति एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स भी है और उसमें भी कौन सी है? इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि 10 किलो गुडविल भैया किसी दुकान से खरीद लाओ, बनाना पड़ती है। स्थायी और अमूर्त संपत्ति, फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट्स है। दूसरा, ख्याति एक सेल्सेबल एसेट्स है। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, इसको बेचा भी जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें ये हो गया। इसके बाद ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक, वो कौन से फैक्टर हैं जो व्यापार की ख्याति को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं? तो फर्म का नाम और पता। फर्म का नाम और पता अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो फर्म का नाम अच्छा होगा, याददाश्त में रहेगा, छोटा होगा तो व्यक्ति अट्रैक्टिव होगा, तो उस नाम से भी व्यापार की गुडविल बढ़ती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, व्यवहार कुशलता, व्यापार का मालिक अपने ग्राहकों के प्रति अच्छा ट्रीट करेगा, अच्छे से बात करेगा, उनसे अपना ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, उनकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं कि ग्राहक दुकान पे गया, आप मुंह फुला के बैठे हो तो फिर ग्राहक दोबारा नहीं जाएगा। आपका व्यवहार ग्राहकों के प्रति अच्छा होना चाहिए, ये भी व्यापार की गुडविल को बढ़ाता है। तीसरा, ग्राहकों को सुविधाएं। यदि व्यापार का मालिक अपने ग्राहकों को सुविधाएं देता है, गाड़ी अच्छी जगह पार्किंग की व्यवस्था देता है, जहां पर उसकी दुकान है वहां पर एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसको पानी की सुविधा देता है, ठंडा गर्म की सुविधा देता है, कार में हवा की सुविधा देता है, तो ये जब सुविधाएं उसको मिलती है, बैठने की अच्छी व्यवस्थाएं हों, जब ये सुविधाएं ग्राहकों को मिलती हैं तो ये सुविधाएं भी व्यापार की गुडविल को बढ़ाती हैं। कर्मचारियों को सेटिस्फाई करना, आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको समय पर सैलरी मिलना चाहिए, आप जहाँ पे उनसे काम करा रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आप अपनी ओर से उनको जितनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें वो फैसिलिटी, क्योंकि ग्राहक जब कस्टमर जब आपका कर्मचारी संतुष्ट होगा तभी वो अच्छी तरह से काम करेगा, आपके पास 100% देगा, तो निश्चित रूप से आपके व्यापार का विकास होगा। तो ये 4 हेडिंग ध्यान रखना है, फर्म का नाम और पता, दूसरा प्रॉपर ट्रीटमेंट, व्यवहार कुशलता, कर्मचारियों को सुविधाएं और ग्राहकों को सुविधाएं। आगे है ख्याति की गणना की विधियां। भैया ख्याति की गणना की विधियां होती हैं 4। एक होती है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होती है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होती है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक होती है वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। ये 4 विधियां होती हैं। उसमें एक औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि में अंतर और देखना है हमको कि औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। औसत लाभ विधि का में जो औसत लाभ निकाला जाता है और औसत लाभ का सूत्र होता है सभी वर्षों का लाभ हानि का योग बटे वर्षों की संख्या। अधिलाभ विधि में अधिलाभ निकाला जाता है जिसका सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। फिर दूसरा फॉर्मूला लिख देना है सूत्र। औसत लाभ विधि में ख्याति की गणना का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अधिलाभ में अधिलाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तीसरा, औसत लाभ विधि में सामान्य प्रत्याय की दर, रेट ऑफ रिटर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। अधिलाभ विधि में बिना रेट ऑफ रिटर्न के ख्याति की गणना नहीं की जा सकती। औसत लाभ विधि में नियोजित पूंजी, इन्वेस्टेड कैपिटल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जबकि अधिलाभ विधि में इसका इंपॉर्टेंस, नियोजित पूंजी का इंपॉर्टेंस होता है। बिना इसके ख्याति की कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। एवरेज प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट का कोई रोल नहीं होता सामान्य लाभ का, जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में सामान्य लाभ का योगदान होता है। इसका इसी में एक टॉपिक है साथ में, साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता भैया? साझेदारी का पुनर्गठन
ये मैं इस टॉपिक थोड़ा लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस तो हैं सब, पर आप थोड़ा देख लेंगे। साझेदारी का पुनर्गठन, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुनर्गठन मतलब दोबारा से गठित करना। जब साझेदारों के आपसी संबंधों में कुछ चेंज होने के कारण फर्म को दोबारा से गठित किया जाता है, उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, ये साझेदारी चल रही है। डी बोला भैया हमें भी पार्टनर बनना है, तो अब साझेदारी को दोबारा से गठित करना पड़ेगा। अभी तक ABC के बीच में सारे कॉन्टैक्ट थे, अब वो खत्म करके कॉन्टैक्ट किसके होंगे, सारी चीजें तय होंगी। अभी चीजें जो तय थी वो ABC के बीच में थी, अब ABCD के बीच में होंगी, तो साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ेगा। या ABC थे, C ने रिटायरमेंट ले लिया या C की डेथ हो गई, तो अब सारी बातें किसके बीच में तय होंगी, A और B, तो पुनर्गठन करना पड़ेगा। तो साझेदारी को दोबारा से गठित करना साझेदारी का पुनर्गठन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। क्या कारण होते हैं इसके, क्या क्या? नंबर 1, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे, एडमिशन ले। नंबर 2, जब कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट ले, अवकाश ग्रहण करे। नंबर 3, जब किसी पार्टनर की डेथ यानी मृत्यु हो जाए। और नंबर 4, जब साझेदारों के आपसी संबंधों में कुछ चेंज हो। पहले आप लोग बांट रहे थे रेशियो 1:1:1 में, अब बोले बांटना है 3:2:1 में। ठीक है, आपका रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो ये साझेदारी का पुनर्गठन। तो जब कोई साझेदार प्रवेश ले, अवकाश ग्रहण ले, उसकी मृत्यु हो जाए या उनके संबंधों में कोई परिवर्तन हो जाए। ये यूनिट सेकंड का A पार्ट हो गया। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड के B पार्ट में। यूनिट सेकंड का B पार्ट कहलाता है साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब आप सुनते हैं यहाँ पे हम आपसे, सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना है कि नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। भैया जब जैसे आप लोग स्कूलों में एडमिशन लेते ना, कॉलेज में एडमिशन लेते ना, इसी तरह जब कोई साझेदार साझेदारी में एडमिशन ले, साझेदारी फर्म में एडमिशन ले, उसे नए साझेदार का प्रवेश कहलाता है। जब कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश शामिल होता है, उसे नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। जैसे A और B 2 साझेदार हैं, C बोला हमें भी साझेदार बनना है, तो ये क्या होगा, नए साझेदार का प्रवेश। तो लिखेंगे कैसे, जब पुराने साझेदार अपनी आपसी सहमति से किसी नए व्यक्ति को फर्म में शामिल करते हैं, उसे नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नए साझेदार को प्रवेश देने की आवश्यकता किन कारणों से पड़ती है, क्या कारण है कि नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए। तो नए साझेदार को प्रवेश देने का पहला कारण होता है, जब पुराने साझेदार किसी नए व्यक्ति को कब शामिल करेंगे, जब उनको पूंजी चाहिए होगी, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी, तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता होने पर नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। पुराने साझेदारों को यदि ख्याति चाहिए तो नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जाएगा। पुराने साझेदार को किसी ऐसे व्यक्ति को, उसको लगता है कि इस व्यक्ति को हम शामिल कर लेंगे, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, ये हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हमारे व्यापार को प्रॉफिट होगा, उस स्थिति में भी आप नए व्यक्ति को प्रवेश दे सकते हो। 3 हो गई। नंबर 4, आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए कि देखिए आपने अच्छा काम किया तो हमने कर्मचारी से साझेदार बना लिया। तो जब आप संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को अभिप्रेरित, मोटिवेट करना चाहते हैं, तब भी उसको साझेदार बना सकते हैं। या आप A और B 2 पार्टनर हैं, B ने रिटायरमेंट ले लिया, B की डेथ, मतलब रिटायरमेंट और डेथ के कारण जब कोई अकेला व्यक्ति फर्म में बचता है, उस कारण भी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है तो भैया उस समय अनुपात परिवर्तित होता है। इसको यहां पे हमें लिखना है, 2 अनुपातों में बात करना है। एक होता है त्याग अनुपात, सैक्रिफाइंग रेशियो, एक होता है लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो। त्याग अनुपात क्या होता है, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो वह कुछ हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, जिससे पुराने साझेदारों के हिस्से में कुछ कमी आती है, जिसे उनके द्वारा किया हुआ त्याग, सैक्रिफाई कहा जाता है। उनके ने जो त्याग किया उसी को त्याग अनुपात, सैक्रिफाइंग रेशियो कहते हैं। और लाभ प्राप्ति क्या होती है, जब कोई साझेदार रिटायरमेंट या डेथ की कंडीशन में फर्म छोड़ के जाता है तो वो अपने हिस्से की रकमें तो लेके जाता है, बट अपना हिस्सा बचे हुए साझेदार को देके जाता है, जिससे बचे हुए पार्टनर का हिस्सा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो या नफे का अनुपात भी कहते हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है, पहला अंतर तो यही होगा, मीनिंग लिख देंगे दोनों का जो बताया मैंने आपको। दूसरा क्या लिख देंगे, इसका सूत्र लिख देंगे। त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र उसका अपोजिट होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तीसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे, त्याग अनुपात कब निकाला जाता है, जब कोई साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है, प्रवेश। और लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है या उसकी मृत्यु यानी कि डेथ हो जाती है। 3 हो गए। यहां पर
नए जब कोई नया साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है तो उसको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं भैया? जब कोई नया साझेदार फर्म में एडमिशन मिल लेता है तो उसको कौन कौन से अधिकार? तो नए साझेदार को सामान्यतः वही अधिकार होते हैं जो पुराने साझेदारों को होते हैं। नंबर 1 क्या है भैया? उसको खाता देखने का अधिकार होता है, अकाउंट्स चेक करने का अधिकार होता है, संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, एसेट्स में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, अपनी बात रखने का अधिकार होता है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। तो यही अधिकार तो साझेदार को होते हैं। साझेदार के क्या अधिकार होते हैं? खातों को देखने का अधिकार होता है, संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। यही नए साझेदार के भी अधिकार होंगे। एक भैया होता है कि लेखांकन प्रमाण 2626 क्या होता है? लेखांकन प्रमाण 26 में ख्याति के संबंध में बात की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है, क्या होता है, कब और क्यों बनाया जाता है? तो सबसे पहली बात, पुनर्मूल्यांकन खाता नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा खाता होता है? ध्यान रखना, पुनर्मूल्यांकन खाता रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है? नॉमिनल, नाम मात्र की प्रगति का खाता होता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पुनर्मूल्यांकन खाता कब और क्यों बनाया जाता है? जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन ले, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, जब कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश लेगा, जब कोई पार्टनर फर्म से अवकाश ग्रहण लेगा या उसकी डेथ हो जाएगी, इस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है? ये हो गया। किस तरह बनाया जाता है? इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता वह खाता होता है जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, अवकाश ग्रहण लेता है या मृत्यु, इन स्थितियों में उसकी संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में जो कमी या वृद्धि होती है, उस हुई कमी या वृद्धि की एंट्री करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो इंक्रीज और जो डिक्रीज होती है, उस इंक्रीज या डिक्रीज हुई वैल्यू की पोस्टिंग करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। कब बनाया जाता है? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम बनाया जाता है। ख्याति के ट्रीटमेंट, ख्याति के ट्रीटमेंट कितने होते हैं? 5 प्रकार की। नंबर 1, जब नया साझेदार पूंजी और ख्याति की रकम नगद लाता है। जब कोई साझेदार ख्याति की रकम पूंजी और ख्याति की रकम नगद लाता है पर उसको व्यवसाय से निकाल दिया जाता है। जब नया साझेदार ख्याति की रकम लाने में असमर्थ होता है। जब ख्याति पहले से ही दी हो और ख्याति का उपयोग निजी उपयोग के लिए किया जाता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होते हैं। ये मेरे ओर से लगभग मैंने अपनी तरफ से सारे टॉपिक बता दिए। यही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शॉर्ट में एक बार मैं बताता हूँ, 1 मिनट का समय लेके। साझेदारी का आशय, विशेषताएं, साझेदारी संलेख का आशय, तत्व, अभाव में लागू होने वाले नियम, स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर। यहाँ तक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, मैंने समझा पूरे दिए हैं। ख्याति से आशय, विशेषताएं, प्रगति, प्रकार, प्रभावित करने वाले घटक, औसत लाभ, अधिलाभ में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। साझेदारी का पुनर्गठन किन परिस्थितियों में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नए साझेदार का प्रवेश से क्या आशय है, कब कब नए व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता है। त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय और इसमें अंतर भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुनर्मूल्यांकन खाता कब और क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट है। अगली यूनिट में आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा। ओके, बाय, गुड नाइट।